सुपर कंडक्टर्स मीन्स अतिचालक। बढ़िया चीज है। हेडिंग बनाओ, अतिचालक। बना ली? इसमें एक दो लाइन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ फिर समझाता हूँ, है ना। लिखो, कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए गए, कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए गए जिनका ताप घटाने पर प्रतिरोध धीरे धीरे घटता है। प्रतिरोध पहले धीरे धीरे घटता है, ऐसा लिखो। हाँ, जिनका ताप घटाने पर प्रतिरोध पहले तो धीरे धीरे घटता है, लिख लिए। पहले तो धीरे धीरे घटता है, परंतु ताप के एक निश्चित मान पर इनका प्रतिरोध अचानक शून्य हो जाता है। अचानक शून्य हो जाता है। लिख लिए, अचानक शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थ को अतिचालक लिख लिए, तथा इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता कहते हैं। यहां तक लिख लिए। चलो समझते हैं इसको बढ़िया से। मैंने कहा कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए जिनका अगर आप ताप घटाओ तो पहले धीरे धीरे उनकी प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध घटेगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा किसमें पाया जाता था? धातुओं में, जो शुद्ध धातुएं थी, या फिर मिश्र धातुएं। इन्हीं दोनों के लिए तो आप पढ़े हो। अगर ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो कुछ पदार्थ ऐसे पाए गए जो शुरुआत में शुद्ध धातु और मिश्र धातु की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि अगर हम उनका ताप घटाएं तो धीरे धीरे उनका प्रतिरोध घटता जाता है, लेकिन ताप के एक निश्चित मान पे अचानक प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। बात समझ में आ रही है? दोनों बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक शून्य तो दूसरा ऑलरेडी रहेगा। चलो, तो आपने क्या सुना कि अगर हम कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका ताप घटाएंगे तो पहले धीरे धीरे उनका प्रतिरोध घटेगा। किसकी तरीके से? शुद्ध धातु या मिश्र धातु। लेकिन ताप के एक निश्चित मान पर उनका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शून्य होने की घटना को ही, उनके प्रतिरोध के मान को शून्य होने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता। और ये घटना जिन पदार्थों के साथ होती है उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिचालक, यानी कि सुपर कंडक्टर बोलते हैं। बात समझ में आए? अभी इसका उपयोग भी बताऊंगा, क्या फायदा है इसका। यहाँ तक लिख ली। अब एक स्टार बना के इसी में आगे लिख लो कि यह
यह घटना जिस ताप पर होती है यह घटना जिस ताप पर होती है उसे संक्रमण ताप या फिर क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर लिख लिए। जिस ताप पर यह घटना होती है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण ताप या फिर क्रांतिक ताप कहते हैं। हाँ, शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना TC। C फॉर क्रिटिकल, C का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ तक लिख लिए। चलो अब इसका एक दो एग्जाम्पल भी होना चाहिए हमको समझने के लिए, है ना। कैसे कौन से पदार्थ हैं, अभी तक तो नहीं सुने थे। चलो देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखेंगे पारा। बात समझ में आ रही है? इसी पर रिसर्च हुआ था, पारे पर सबसे पहले। तो जब पारे पर रिसर्च हुआ, यह देखा गया पारे के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 4.2 केल्विन, बहुत कम ताप है। बात समझ में आ रही है? 4.2 केल्विन, ठीक। तो इतने टेम्परेचर पर जब पारे को ले गया गया, पहले पारा क्या है? धातु ही तो है। बात समझ में आ रही है? बस लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर गिराएंगे। जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे कम करते गए तो इसका प्रतिरोध कम होता गया। लेकिन जब 4.2 केल्विन पे पहुंचे तो इसका प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो गई। बात समझ में आ रही है? तो पारे में ये घटना पाई गई, इसलिए पारे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये अतिचालक है। क्या है? अतिचालक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और 4.2 केल्विन हुआ क्या? पारे के लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो। एक और एग्जांपल देख लो, एल्यूमिनियम। ऐसे बहुत सारे हैं। एल्यूमिनियम के लिए अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो 1.2 केल्विन, बहुत कम ताप हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इतने टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम भी किसी तरह व्यवहार करता है? अतिचालक, सुपर कंडक्टर की तरह। उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अच्छा एक चीज बताओ, प्रतिरोध ही तो धारा के मार्ग में अवरोध होता है। बात समझ में आ रही? धारा के मार्ग में कौन अवरोध होता है? प्रतिरोध होता है। तो अगर वो 0 हो जाए तो धारा के मार्ग में कोई अवरोध रहेगा? नहीं रहेगा ना। ये तो बहुत आसान सी बात है। जैसे आप लोग मार्बल बॉल खेलते हो ना, कंचा पहले खेलते रहे होंगे, तो आप देखो अगर उसको हम लोग मिट्टी जहाँ पे, बात समझ में आ रही है, मिट्टी पे अगर हम लोग थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो आप देखते हो थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ कहीं रुक जाता है। बात समझ में आ रही? अगर सतह को थोड़ा और चिकना किया जाए, जैसे फर्श वगैरह लगी हो, हाँ, उस पर बल लगाओगे तो बहुत दूर जाके रुकती है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसको रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स ही तो है, घर्षण बल ही तो है। ये रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत होता है, हवा का प्रतिरोध। लेकिन अगर देखो यहाँ पे प्रतिरोध बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण ज़्यादा था सतह के बीच में, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। तो यहाँ पे घर्षण बल ज़्यादा लगने के कारण ये थोड़ी दूर जाके रुक गया। आप बल तो लगाए, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे घर्षण बल बहुत कम था तो बहुत ज़्यादा दूर जाके रुका। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट आप लोग किए हो फर्स्ट ईयर में, है ना। तो अगर सतह को और ज़्यादा चिकना करते चले जाएं, यानी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 0 हो, यानी घर्षण बल 0 हो, तो एक बार अगर आप मार्बल बॉल पे बल लगा दिए तो क्या वो कभी रुकेगा? चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो एक बार धारा प्रवाहित करा दिए तो कुछ पदार्थों में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आप बैटरी हटा लो, धारा प्रवाहित कराने के बाद बैटरी हटा लो, उसके बावजूद घंटों, दिनों या महीनों तक धारा प्रवाहित होती रहती, क्योंकि बिना ऊर्जा क्षय के धारा प्रवाहित हो रही, कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही। तो एक बार जो एनर्जी दे दिया गया, प्रवाहित हो रही। बात समझ में आई? लेकिन ये किस में होता है? अतिचालक के लिए होता है। और अतिचालक आप जानते हो बहुत कम टेम्परेचर पर। धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ
कि कमरे के टेम्परेचर पे बना ले गए अतिचालक, रूम टेम्परेचर पे, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, तो भविष्य में जो ऊर्जा के लिए मारामारी है उसका हल निकल जाएगा, एनर्जी बहुत सस्ती हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, अगर ऐसी कोई व्यवस्था हुई तो। हालांकि अभी देखो टेम्परेचर इनका देखो 4.2 केल्विन, बहुत कम है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, अतिचालक का महत्व समझ में आया कि इसमें प्रतिरोध 0 हो जाता है, और प्रतिरोध 0 होने का मतलब धारा के मार्ग में कोई व्यवधान नहीं होता, और कोई व्यवधान नहीं होता तो एक बार हम लोग अगर धारा प्रवाहित करा दिए तो कुछ महीनों तक या फिर दिनों तक जैसा पदार्थ होगा उस हिसाब से उसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? चलो अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में अति लघुत्तरीय में कई बार पूछा गया है, या लघुत्तरीय में पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में, और वो ओम के नियम से रिलेटेड है। आप लोग कई बार क्वेश्चन देखेंगे, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ को समझाइए, या फिर ओमीय चालक, अनोमीय चालक, या फिर रैखिक चालक। 10th में रहा होगा रैखिक चालक। बात समझ में आ रही है? कई बार शब्दों का खेल होता है, हम समझ नहीं पाते हमसे क्या पूछ रहा है, या फिर कई बार ऐसा भी पूछता है ओमीय और अनोमीय के लिए ग्राफ बनाइए, 1-1 नंबर का, 2 नंबर हो गया, ठीक है ना? तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए हम लोग हेडिंग बनाएंगे, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं। ध्यान देना, ओम के नियम की सीमाएं लिखने का मतलब यही हुआ कि ओम का नियम सार्वत्रिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, हमेशा नहीं काम करता, इसकी कुछ सीमाएं हैं, अपने लिमिट में काम करता है, उसके बाद। बात समझ में आ गई? इसको समझने से पहले, इसकी सीमाएं समझने से पहले हम लोग पहले ओमीय सर्किट और अनोमीय सर्किट देख लेते हैं कि होता क्या है, उसके लिए ग्राफ भी बना लेते हैं ताकि अपना 2-3 नंबर जो भी आता है वो कंफर्म हो जाए, ठीक है? चलो देखते हैं। तो इसी में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओमिक सर्किट, मीन्स ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ, इसकी डेफिनेशन लिखो एक लाइन में, लिखो वह परिपथ, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ कहलाते हैं। यहाँ तक लिख ली, उसी में लिख लो इस परिपथ के चालक को इस परिपथ के चालक को ओमीय चालक, ओमीय चालक या रैखिक चालक, यानी कि लीनियर कंडक्टर, हाँ, ओमीय चालक या रैखिक चालक लिख लें, तथा संगत प्रतिरोध को
तथा संगत प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यहां तक लिख ले बेटा। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज समझते हैं। जैसे ये सब लिखवाने का यही मतलब है कि हम आपको ओमीय परिपथ मान लो लिखवा दें, एग्जाम में आ जाए ओमीय चालक और अनोमीय चालक क्या होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओमीय परिपथ तो पढ़ाए थे, ओमीय चालक नहीं पढ़ाए, जबकि है बहुत ही आसान है ना। तो उसको आपको समझना है परिपथ होता क्या है। परिपथ मतलब तो आपको पता है कि नहीं पता, ये बताता है। नहीं पता। परिपथ जो होता है कुछ विद्युत उपकरणों या अवयवों से मिलकर बना होता है, बंद होता है, जिसमें या तो धारा प्रवाहित हो रही है या फिर धारा प्रवाहित की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वैद्युत परिपथ जब बनेगा तो उसमें वैद्युत उपकरण जरूर लगेंगे, जैसे वैद्युत सेल या वैद्युत बैटरी, प्रतिरोध, बल्ब। बात समझ में आ रही? स्विच, ये सब क्या हैं? अवयव होंगे, उस परिपथ के अवयव या फिर वैद्युत उपकरण कहे जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो अगर वैद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें जो तार लगाया गया वो भी ओम के नियम का पालन करता है। ये पूरा सर्किट ही कर रहा है ना। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो एक सर्किट है हमारे पास, इसमें ऐसे एक सेल लगा हुआ है और यहाँ पे एक तार लगा हुआ है, ये ए, यहीं पर एक बल्ब लगा दिया गया, ये भी इस तरीके। बात समझ में आ रही है? स्विच भी चाहो तो लगा दो, ये सबका मतलब समझाऊंगा आपको। ये मान लो एक वैद्युत परिपथ है। बात समझ में आ रही? अब कहा जा रहा है कि ये ओमीय परिपथ है। क्या बोल दिया गया? अगर ऐसा बोल दिया गया कि ये ओमीय परिपथ है, यानी कि इस परिपथ में किसी भी, इस परिपथ के किसी भी खंड के बीच आरोपित वैद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। किसी भी खंड का मतलब ये हो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इस परिपथ का कोई भी 2 बिंदु सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ए और बी ले लिया। बात समझ में आ रही? तो इनके बीच जो विभवांतर होगा V और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी I, इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? कांस्टेंट होगा, या फिर कह सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा, यानी I के समानुपाती होगा। तो अगर ऐसा है तभी तो ओम के नियम का पालन कर रहा है। तो अगर ये पूरा परिपथ ओम के नियम का पालन कर रहा है, इसमें इसका मतलब हुआ कि जितने भी उपकरण इसमें यूज हुए हैं वो सब ओमीय हैं, क्योंकि वो सब भी ओम के नियम का पालन करते हैं। अब बल्ब में ही मान लो यहाँ पे कितना विभवांतर लगा है वो ले लिए, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है वो ले लिए, उन दोनों के समानुपाती होगा, क्योंकि परिपथ कैसा है? ओमीय है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये चीज़? तो जब अगर ऐसा कोई परिपथ है तो इसमें जो चालक तार यूज किए हो, बात समझ में आ रही है? जो तार यूज किए हो, जो चालक यूज किए हो, वो भी तो ओमीय चालक होगा। तो वही बोला गया है कि ऐसे परिपथ के चालक को, ऐसे परिपथ के चालक को ओमीय चालक बोलते। बात समझ में आई? या फिर रैखिक चालक बोलते। रैखिक क्यों बोलते हैं? अभी बी और आई के बीच ग्राफ खिंचवाएंगे तो उसमें देखोगे अगर ओम के नियम का पालन करता है तो सीधी रेखा मिलती है। बात समझ में आ रही? लीनियर लाइन होती है। क्लियर? तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक चालक। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्ट्रेट लाइन मिलती है, लीनियर कंडक्टर बोलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो मान लो अगर आपसे केवल ओमीय चालक पूछ रहा है तो क्या लिखोगे? इसे रिलेट करके लिखवा दें तो समझा दें आपको। ऐसे बोलोगे वह चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वह चालक जो ओम के नियम का। अगर आपसे केवल ओमीय प्रतिरोध पूछ रहा है तो इस चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ना। बात समझ में आ रही है? तो वही उसमें तो लिखवा दिए डायरेक्ट, इसके संगत प्रतिरोध को, इसके संगत प्रतिरोध को क्या बोल देंगे? ओमीय प्रतिरोध। लेकिन जब केवल आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है कि ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि कांस्टेंट रहते हैं। ओम के नियम में यही तो कहा गया है, प्रतिरोध कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, नियत रहे, वो बदले ना। भिन्न भिन्न विभवांतर हम लोग अप्लाई करें, भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होगी, हम प्रत्येक बार देखें विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा क्या है? नियत है। तो ऐसे प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे? ओमीय प्रतिरोध।
तो आपसे चाहे ओमीय परिपथ पूछे, चाहे ओमीय चालक पूछे, चाहे ओमीय प्रतिरोध पूछे या फिर रैखिक चालक पूछे, सबका परिभाषा बता दोगे? कोई डाउट? और आप एक चीज़ और जानते हो, अगर ओमीय परिपथ है तो ओमीय परिपथ के लिए ओमीय परिपथ के लिए बी एंड आई में संबंध आप सभी जानते हो, V = I/R, यही तो दोनों में संबंध होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक कंडीशन होता है, V/I = R कांस्टेंट, यानी R कैसा होता है? कांस्टेंट। ये संबंध होता है, B और I में संबंध होता है, और उन दोनों का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके ग्राफ का एनालिसिस कर लेते हैं। ओमीय परिपथ आता है तो ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, सीधी सी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, क्योंकि R कैसा है? कांस्टेंट। ठीक है ना, ये ऐसे लिख लो इसको। ओमीय परिपथ के लिए VI ग्राफ। ये बनाओ बेटा। हम लोग ओमीय परिपथ के लिए VI ग्राफ खींचने वाले। B का मतलब विभवांतर, I का मतलब उसमें प्रवाहित धारा। तो दो एक्सिस ले लीजिए, X और Y। बात समझ में आ रही? किसी एक पे आप विभवांतर मान लो और किसी एक पे आप I यानी धारा मान लो, किसी पे भी आप स्वतंत्र हो। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। सपोज कर लेते हैं ये आपका X एक्सिस है और ये Y एक्सिस। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग X एक्सिस मान ले, इसको Y। आप लोग बताओ किस पे I मान ले, किस पे B मान ले? किस X पे I मान ले रहे हैं। सपोज कर लिए कि X एक्सिस पे क्या है? I, और Y एक्सिस पे क्या है? B। बात समझ में आई? और प्रत्येक डिस्टेंस कहाँ से मापी जाएगी? मूल बिंदु O से। ठीक है, तो जैसे जैसे x अक्ष पर हम लोग बढ़ते जाएंगे धारा का मान बढ़ता जाएगा, और y अक्ष पे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, हम सभी जानते हैं किसके लिए? ओमीय परिपथ के लिए। बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे यहाँ पर ओमीय परिपथ के लिए ओमीय परिपथ के लिए ध्यान देना बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। इतनी बात पता है? अगर ओमीय परिपथ है तो ओम के नियम का पालन कर रहा होगा, यानी B जो होगा I के समानुपाती होगा। और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हम लोग विभवांतर बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, लेकिन उसी के अनुपात में बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? धारा दो गुना करोगे विभवांतर दो, मतलब विभवांतर दो गुना करोगे तो धारा भी, विभवांतर 3 गुना करोगे तो धारा भी उसी के अनुपात में बढ़ती जाएगी। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर विभवांतर 0 है तो धारा भी। बात समझ में आ रही है? यानी अभी न विभवांतर पे हम लोग चलेंगे ना ही धारा पे।
ये मान लो 1 था। ऐसे देखें, अगर विभवांतर का मान सपोज करो 2 वोल्ट है, बात समझ में आ रही है, और धारा का मान भी ऐसे कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, कितना मान लें, 2 एम्पियर मान लें, कुछ भी मान सकते हो, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ में बना होता है 1 2 3, बात समझ में आ रही है, ऐसे यहाँ भी 1 2 3 इस तरीके से। अब अगर विभवांतर 2 है, इसका मतलब हुआ 1 2 यहाँ, ठीक है, ये B2 हो गया, अच्छा B1 मान लो, ये B2 हो गया यहाँ पे, तो ऐसे I2 कहाँ होगा, 1 2 यहाँ पे माने हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, P को ऐसे आगे बढ़ाओ और I को ऐसे आगे बढ़ाओ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इस पॉइंट को। पहले कौन सा पॉइंट था, ये था 0 0, विभवांतर 0, धारा 0। अब B और I, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं I2 कामा B2, ये बिंदु की स्थिति है, यानी x अक्ष पे I2, x अक्ष पे I2 का मतलब धारा का मान I2 है, और y अक्ष पे B2, पहले x अक्ष लिखा जाता है फिर y अक्ष, ठीक है, तो V2 का मतलब वो y अक्ष पे V2 का मतलब विभवांतर का मान V2। ऐसे ही मान लो, अब देखते हो V2 का मान, अब V2 का मान 2 गुना बढ़ा दो, कितना कर दो, तो 2 दूनी 4 वोल्ट, तो धारा का मान भी क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4 है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। चलो बेटा, तो अब यहाँ पे ऐसे, यहाँ था 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हुआ I3, यहाँ पे भी, यहाँ 0 था, 0 से यहाँ 1 2 3 4, बात समझ में आ रही है, ऐसे। तो यहाँ पे I3 था और यहाँ पे B, इसको आगे बढ़ाओ और इसको भी आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आप B का मान, I का मान, B का मान, I का मान, यानी भिन्न भिन्न विभवांतर पर भिन्न भिन्न धारा लेते जाओगे, और अगर हम लोग प्लॉट करते जाएं, यानी ग्राफ पेपर पे हम लोग ऐसे चिन्हित करते जाएं, तो आपको इस तरीके से ऐसे बिंदु मिलते जाएंगे, बात समझ में आ रही है। और जब उन बिंदुओं को मिलाओगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी, क्या मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी। आप हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी 2 चीज़ समानुपाती है, बात समझ में आ रही है, और उसकी घात कितनी है, 1 है, कितनी है, एकल घात पे समानुपाती है, तो आप हमेशा याद रखना उनके बीच जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। मैंने समझा भी दिया आपको कैसे बनेगा, ऐसे सीधी रेखा बनेगा, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो भिन्न भिन्न विभवांतर पे हम लोगों को भिन्न भिन्न धारा और भिन्न भिन्न विभवांतर पे हम लोग देखते जाएंगे, तो हमको B और I का अनुपात नियत मिलता जाएगा। और अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, एक, हाँ अलग बात है, इधर हो उधर हो, जैसे विभवांतर और धारा का अनुपात हो, ठीक है ना, उस हिसाब से होगा ये। बात समझ में आई। तो B और I के बीच में देखो ग्राफ आपको एक सीधी रेखा मिल रही है, और अगर आपको समझना होगा तो आप वैसे बना लेना 2-3 पॉइंट, यहाँ पे तो समझ ही रहे हो, प्रारंभ में विभवांतर 0, धारा 0, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु, ऐसे आपको मिलता जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना I1, क्या लिख लेना, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऐसे ये बिंदु आपको मिलता जाएगा, उन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट, ओके। अब इसमें अगर हमको ग्राफ से प्रतिरोध निकालना हो, बात समझ में आ रही है, ग्राफ से हमको प्रतिरोध निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आसान भाषा में, चलो समझते हैं। इसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है, ढाल या प्रवणता। क्या समझना है, स्लोप या ग्रेडियंट। जितने बच्चे जानते हैं ठीक है, और नहीं जानते हो ध्यान से सुनेंगे। किसी भी रेखा का जो ढाल होता है वो उसके द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण का टेंजेंट होता है, यानी उस कोण को हम tan के साथ लेंगे
विशेषता कोण की ये रहेगी कि वो कोण हमेशा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आप बोलोगे प्रवणता बराबर tan थीटा, तो वहां पर लिखोगे जहां थीटा क्या है, उस रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया। ठीक है, तो किसी भी रेखा की प्रवणता या ढाल, इसको हम लोग m से लिखते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा। यहां लिख देंगे रेखा की ढाल। हाँ, रेखा को रेखा मत समझना, ये लाइन है। ठीक है, एक चीज यहां लिखना होगा, जहां थीटा क्या है, तो लाइन द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया बात समझ में आ रही? ये याद रखना हमेशा। क्लियर? वापस आते हैं इस पे। अब हम लोग इसकी प्रवणता निकालते हैं कि इस रेखा की प्रवणता क्या होगी। सपोज करो यहाँ पे यहाँ पे जो धारा का मान है और यहाँ पे जो विभव का मान है, हम लोग सपोज कर लेंगे हाँ बेटा, यहाँ पे धारा का मान हम लोग मान लेंगे I। क्या मान लेंगे? और यहाँ पे विभव का मान, विभवांतर का मान हम लोग मान लेंगे V। यहाँ पे 0, I1, I2, I3 और यहाँ लास्ट तक हम लोग मान लें कि I धारा प्रवाहित हो रही, और यहाँ पे मान लेंगे V धारा प्रवाहित। अगर ऐसा है तो इस रेखा का हम लोग पहले वो निकाल ले, झुकाव किस दिशा से, x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना झुकाव है। हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि इसको मिटा दूं, अब समझ गए ही हो। चलो, इसका झुकाव हम लोग मान ले रहे हैं x अक्ष की दिशा से थीटा है। कितना है बेटा? बात समझ में आ रही? तो अगर इस रेखा की प्रवणता निकालें हम लोग, जो सीधी रेखा आपको दिख रही है ना, तो सरल रेखा की प्रवणता वो होगा क्या, tan, और x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ उसके द्वारा बनाया गया कोण। कितना कोण है? tan थीटा बराबर, ये उसकी प्रवणता होगी। और इसकी वैल्यू होगी कितनी, हम सभी जानते हैं लाल बटे कक्का से, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। पता है लंब क्या होता है? न्यून कोण जो आपने लिया उसके सामने की भुजा, ये लंब होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार, यानी आधार ये। बात समझ में आ रही है? ओके, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार से मतलब है। अगर इसकी वैल्यू v है, कितनी है? इस बिंदु पे b होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? v है। ठीक है ना? तो अगर इसकी वैल्यू v है तो यहाँ भी v होगा, क्योंकि आयत या वर्ग के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये v होगा। ओके, और यहाँ पे i लिखा क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? i है, और अगर i है तो हम लिखेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? v बटे आधार कितना है? और प्रतिरोध की परिभाषा से b/i बराबर कितना होता है? यही तो r है। यानी जब ग्राफ में आपको प्रतिरोध निकालना होगा तो b और i ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढना कोण कितना बना रहा है, x अक्ष की धन दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, उस कोण को आप tan के साथ ले लेना, लेकिन r बराबर tan थीटा। लेकिन सावधानी ये बरतनी है, x अक्ष पे i, y अक्ष पे b। तब अगर उल्टा हुआ तो प्रवणता का उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसको भी मैं अभी शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, है ना तुरंत। ये बताओ, ये लाइन आपको समझ में आई? और ये है क्या? ओमीय परिपथ।
ओमीय परिपथ है तो ये हर बार क्या आएगा, कांस्टेंट। यहाँ बगल में लिख देते हैं हियर, यहाँ पे आर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे b अपान आई ही मत लीजिए, b2 जो लिए थे ना, b2 अपान i2 लेते तब भी वही आता, कहीं से भी निकालते, b1 अपान i1 लेते तब भी वही आता, r हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। बात समझ में आ गई? ओके, तो इसको आप ऐसे, और इसका हम लोग सेकेंड वाला समझ लेते हैं थोड़ा ऐसे शार्ट में। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, आपने इस पे i मान लिया, क्या मान लिया, और इस पे आपने b मान लिया। अगर ऐसा है तो एक कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो और बता दो कि यहाँ पे विभवांतर का मान v है और यहाँ पे धारा का मान i है और यहाँ पे तो 0 0 होगा। ओके, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ काट रहे हैं ना, इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दो, यही रेखा प्राप्त होगी आपको, ऐसे प्रत्येक बार मिलती जाएगी। ठीक है, तो x अक्ष के साथ, x अक्ष की धन दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है, मान लेते हैं कि फाई कोण या थीटा कोण, जो भी आपको मानना हो, मान लिया थीटा कोण है। ठीक है, तो इसकी, इस रेखा की अगर हमको प्रवणता निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, लंब बटे आधार। लंब क्या है बेटा, आई, लंब क्या है, यहाँ पे आई हो जाएगा, और आधार क्या है, v। तो tan थीटा आई अपॉन, विलोमानुपात लगाना बटे 1 है ना, विलोमानुपात करेंगे तो इसलिए 1 अपान tan थीटा बराबर v अपॉन आई बराबर। तो अगर आपने एक्सिस बदला है तो ध्यान रखना r बराबर 1 अपान tan थीटा, यानी जो tan थीटा आएगा उसी का उल्टा। बात समझ में आ रही है? ये होगा। बताओ, आपको ओमीय परिपथ पूरा समझ में आया?